हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर भाषा और पाठ्यक्रम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में यथा स्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? विराम चिन्हों के द्वारा किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य के पश्चात क्षणिक या कुछ क्षणों के लिए विराम लेते हैं। इसके निम्न प्रयोजन हो सकते हैं, जिसमें पहला है मौखिक अभिव्यक्ति के समय हम अपनी वाणी में आरोह अवरोह या बलाघात ला सकें। ऐसा करने से मालूम हो जाएगा कि हम हर्ष प्रकट कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अथवा साधारण बातचीत कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रयोजन क्या है। लिखित अभिव्यक्ति के समय हम अपनी भावाभिव्यक्ति तथा अर्थग्राह्यता में स्पष्टता और सरलता ला सकते हैं। पाठक उपयुक्त स्थलों पर विराम लेता हुआ लेखक के भावों को सुगमता पूर्वक हृदयंगम करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अब देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से है, जिसमें पहला है पूर्ण विराम। अब देखते हैं ये पूर्ण विराम का मार्क है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के लंबे या छोटे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यथा इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम। सोमवार को साय 5 बजे पटेल उद्यान में एक सार्वजनिक सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होगा। तो ये तो देख लीजिए लंबा हमारा वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य है राम वन गए, तो ये छोटा वाक्य हो गया, लेकिन ये पूर्ण है। जब ये पूर्ण हो जाते हैं, जो वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, उनकी पूर्णता की अभिव्यक्ति करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा है अर्धविराम। जब किसी वाक्य में अर्धविराम लगा होता है तो पूर्ण विराम की अपेक्षा कम परंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक विराम लेते हैं। इसका प्रयोग निम्न स्थलों पर होता है, जैसे संयुक्त या मिश्रित वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के मध्य, यथा उन पर आक्रमण किया गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें विष दिया गया, परंतु फिर भी स्वामी दयानंद के स्नेह में किसी प्रकार की न्यूनता न आई। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। ये दूसरा है संयुक्त वाक्य के प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्यों के जब आप में विशेष संबंध नहीं रहता तो उन्हें अलग करने के लिए, जैसे भारतीय प्रशासकों को इतना मालूम होना चाहिए कि आज की दुनिया में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। आज का मित्र कल का शत्रु और आज का शत्रु कल का मित्र हो सकता है। अब तीसरा विराम चिन्ह देखते हैं, अल्प विराम। जहाँ यह विराम होता है वहाँ कम से कम रुका जाता है। इसका प्रयोग नीचे दिए गए स्थलों पर किया जाता है, जिसमें पहला है यदि उद्देश्य लंबाई में अधिक हो तो उसके उपरांत, जैसे गर्म लू से झुलसती तथा अकाल से पीड़ित जनता वर्षा के आगमन से झूम उठी। तो देखो ये कॉमा होता है वो अल्पविराम ही होता है। फिर दूसरा है उपाधियों से अलग दिखाने के लिए, यथा साहित्य रत्न, विद्यालंकार, प्रभाकर बीए इत्यादि। अब चौथा है हमारा प्रश्न वाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थलों पर होता है, जिसमें पहला है प्रश्नवाचक वाक्य के उपरांत पर यह होता है, जैसे श्यामा विवेकानंद स्मारक देखने कब जाएगी। अब दूसरा है वाक्य के अंत में संदेह युक्त अथवा व्यंग्य युक्त भाव प्रकट करने के लिए कभी कभी कोष्ठक में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तस्करी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। फिर अब पांचवा है विस्मयबोधक चिन्ह। ये इसका मार्क देख लीजिए। इसका प्रयोग निम्नांकित स्थलों पर होता है, जिसमें फर्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्यों के बाद जहाँ मनोवेग प्रकट किए जाए, जैसे
ऊपर ही चढ़े जाते हो, क्या दिखता नहीं? फिर दूसरा देखते हैं, भय, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष, आज्ञा, प्रार्थना आदि मनोवेग प्रकट करने वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में यथा, राम तुम कितने अच्छे हो, हाय दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई, अबे भाग यहाँ से। तो इस तरह से जब आप हर्ष प्रकट करें, भय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, जब इन मनोभावों को जब हम व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, ये हो गया हमारा विराम चिन्ह के बारे में विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।